हेलो एंड वेलकम गाइस टू इंग्लिश पढ़े। तो इंग्लिश पढ़े के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम में आए हुए, चाहे वो करंट से हो, हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो या फिर साइंस से हो। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी जो 25 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, सिंपल सी, कि यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड जॉइन अस दिस फैमिली। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर पेन। देखिए, तो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो तो की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, लेकिन अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। अब जरूरी नहीं कि ये का ये क्वेश्चन आ जाए, इसे इसको घुमा के भी दे सकता है। तो देखिए, कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि जो कितने सिखों के कितने गुरु है। ठीक है, पहले गुरु कौन थे, अंतिम गुरु कौन थे, जो मोस्ट है उनको जानते हैं। तो देखिए 1699 के अंदर गुरु गोविंद सिंह, सॉरी, हाँ, खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। अब देखिए, अब आगे देखिए कि बात की जाए कि सबसे पहले गुरु कौन थे सिखों के, तो वो थे अपने गुरु नानक देव। पहले गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु नानक देव। सिखों के 10 गुरु हैं, 10वें में से पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। और अंतिम गुरु की बात करें हम कि अंतिम गुरु कौन थे, तो वो थे अपने गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के अंतिम गुरु थे, और इन्होंने की थी खालसा पंथ की स्थापना 1699 के अंदर। पहले गुरु गुरु नानक देव, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये दो याद रखिए। और एक और इनके एक महत्वपूर्ण गुरु है जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर। ठीक है, हम इनको हटाते हैं। अमुक अमुक जो जो मोस्ट आईएमपी उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सिखों के 90 गुरु कौन थे? तो 9th गुरु थे अपने गुरु तेग बहादुर। ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, इनको जो है क्या कहा जाता है, तो हिंद की चादर भी इन्हें कहा जाता है। हिंद की चादर एक्चुअली में हुआ क्या था, तो देखिए बात, जब ये 9 गुरु बने थे, तो देखिए उस समय जो है औरंगजेब जो है वो शासक हुआ करता था। औरंगजेब वो क्या कर रहा था, तो वो लोगों के जबरन धर्म परिवर्तन करता था, यानी कि हर किसी को वो इस्लाम कबूल करवाना चाहता था। जो मानते, अगर जो इस्लाम को कबूल करते उन्हें छोड़ देते थे, और जो नहीं मानते उन्हें मार देते थे। तो कश्मीर पंडितों को वो धर्म परिवर्तन कराने के ऊपर मजबूर करने लगे औरंगजेब। तो वो कश्मीर के पंडित गए गुरु तेग बहादुर के पास, और उन्होंने कहा कि आप हमारी जो है हमारा बचाव कीजिए, क्योंकि जो औरंगजेब है वो हमारा जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि जाओ औरंगजेब से कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया तो आप लोग भी कर लेना। तो ये गए वहाँ पे, और उन्होंने कहा, और वो जो औरंगजेब ने ये चैलेंज को स्वीकार किया, और तेग बहादुर को दरबार में लाया गया, और उनके ऊपर हर तरीके से जो कह सकते हैं ना, इनको लालच दिया। उनको हर तरीके के कहा कि आप इस्लाम स्वीकार कीजिए, हम आपको ये सपोर्ट देंगे। नहीं, उन्होंने नहीं माना, तो फिर उनके ऊपर अत्याचार करने लगे। इन्हीं के सामने जो है तेग बहादुर के सामने उनके 2 शिष्य थे, उनको जो है तलवार से चीर डाला 2 भागों में, फिर भी दोनों को मार दिया चीर के, तो भी ये डरे नहीं। फिर अंत में जो है इनकी गर्दन काट कर लटका दी गई। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, तो हिंद की चादर भी कहा जाता है। और 9वें गुरु थे तेग बहादुर। अभी फिलहाल इनकी जयंती भी मनाई गई है। और 10वें गुरु थे गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। और पहले थे अपने गुरु नानक देव। तो टोटल कितने गुरु है सिखों के? तो 10 है। देखिए अगला, 1 मिनट, ठीक है। देखिए अगला, कि अर्थ यानी कि पृथ्वी के ऊपर किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 60 किलोग्राम है, तो मून यानी कि चंद्रमा के ऊपर उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो देखिए, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता। अगर आप इस चांद पे जाओ, या फिर मंगल पे जाओ, बुध पे जाओ, कहीं पर भी चले जाओ आउट ऑफ द प्लेनेट, ठीक है, तो आपका मास कभी नहीं बदलेगा, वेट जरूर बदलेगा। भार आपका बदल सकता है, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता। मास डू नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यानी कि मास को नहीं बदल सकते। मास होता क्या है एक्चुअली में? देखो, मान लो कि ये कोई बोतल है, और इसके अंदर जो भी वस्तुएं भरी हुई होगी, भरी, जस्ट एग्जांपल अपनी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जितनी भी
चीज़ें हैं वो क्या है, वो द्रव्यमान है, उसको हम नहीं बदल सकते, वो फिक्स, उसका वेट फिक्स होता है। तो अब चांद पे चले जाओगे तो भी जो है द्रव्यमान तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन आपका वेट बदल सकता है। मान लो कि पृथ्वी के ऊपर आपका वेट जो है 60 किलोग्राम है, तो वहाँ पे जाके हो सकता है कि कम हो जाए, क्योंकि जो पृथ्वी की ग्रेविटी है उसकी 1/6 ग्रेविटी मून की है, ठीक है, कितनी है, 1/6 ग्रेविटी, ठीक है। तो मास कभी भी यानी कि द्रव्यमान कभी नहीं बदल सकता, भार बदलता है। जो अगला क्वेश्चन ये रहा कि पीना का मिसाइल सिस्टम क्या है, ये करंट का क्वेश्चन है। देखिए, तो पीना का जो मिसाइल सिस्टम है उसको पहले तो मैं आपको बता दूं। देखिए, ये कुछ इस तरीका है, इस तरीके की है, मिलिट्री की आर्मी की गाड़ी है, और इसके अंदर से जो है रॉकेट निकलते हैं, ठीक है। तो पीना का मिसाइल क्या है, तो ये एक रॉकेट लॉन्चर है। इसके कुछ फैक्ट है वो देखिए। ये 44 सेकेंड के अंदर कितने 12 रॉकेटों को लॉन्च करता है। अब हम कभी जब 26 जनवरी की परेड होती है तो हम देखते हैं ना कि एक आर्मी की गाड़ी आती है और उसके ऊपर रॉकेट लगे हुए होते हैं, तो ये वही है, ये पीना का मिसाइल सिस्टम, यानी कि एक रॉकेट लॉन्चर है। और इसको किसने बनाया, तो DRDO ने इसका विकास किया। एक बार फिर देख लेते हैं हम। देखिए, ये रही गाड़ी और इसके ऊपर से रॉकेट निकल रहा है इस तरीके से। तो 44 सेकंड के अंदर यानी कि 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकती है। और इसका जो यूज है कारगिल वॉर में भी किया है। ओके, अब देखते हैं अगला कि सेवन सिस्टर स्टेट द नेम, यानी कि वो भारत के कौन से राज्य हैं जिन्हें सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये है अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए मैप से समझते हैं। देखिए, ये रही अपने सेवन सिस्टर। आसाम, अब देखा जाए तो सबसे, अगर कहे कि इन सेवन सिस्टर के अंदर सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो वो असम है। असम जो है हर किसी से बॉर्डर अपना शेयर करता है। ये अपना त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये मणिपुर है, ये नागालैंड, और ये है अपना अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत के पठार से जो है ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और असम के अंदर जो है एक रिवराइन आइलैंड है, तैरता हुआ, ठीक है, विश्व का तैरता हुआ आइलैंड है, जिसे माजुली आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। वो एक तैरता हुआ आइलैंड है, वो याद रखिएगा कि तैरता हुआ द्वीप कौन सा है, तो वो है अपना माजुली आइलैंड। माजुली द्वीप है, असम के अंदर पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड यानी कि सबसे बड़ा द्वीप तो वो कौन सा है, तो वो ग्रीनलैंड है, ठीक है। देखिए, ये मेघालय है, यहाँ पर बांग्लादेश है, ये मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, और यहाँ पर है ये अपना म्यांमार, म्यांमार। तो ये वाले बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार से। रोहिंग्या जो शरणार्थी थे वो म्यांमार से भागकर कहाँ आए, तो बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश से ये लोग कहाँ उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो भाषण चार आइलैंड के अंदर उन रोहिंग्या शरणार्थी जो मुसलमान थे उनको भेजा जा रहा है। तो ये भी करण के अंदर है। तो ये याद रखिएगा कि भाषण चार आइलैंड कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ है, तो बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ म्यांमार है, जिसे ब्रह्मा भी कहते थे। और आज की जो करंट न्यूज़ है उसके हिसाब से देखा जाए तो भारत ने अपनी जो एक सबमरीन है वो म्यांमार को एज ए गिफ्ट दी है। अगला, ये जो मैप देख लीजिए, जूम हो नहीं रहा है, तो ये बांग्लादेश, बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश के बाद में ये त्रिपुरा, और यहाँ पर है भाषण चार आइलैंड। ये इस तरफ आपको ये दिख रहे हैं ना छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े, तो ये भाषण चार आइलैंड है, नया आइलैंड ये 2006-07 के आसपास इसे देखा गया था, ठीक है। तो ये भाषण चार आइलैंड के ऊपर किसको भेजा जा रहा है, तो रोहिंग्या शरणार्थी को भेजा जा रहा है। ये रहा म्यांमार, यहाँ पर जो है रोहिंग्या मुसलमान थे जो शरणार्थी बनकर आए थे, लेकिन म्यांमार ने उनको भगा के निकाल दिया। तो वो फिर कहाँ पे आए, तो वो आए अपने इंडिया के अंदर, फिर इंडिया से कहाँ चले गए, बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश वालों ने उन्हें कहाँ भेजा है, तो भाषण चार आइलैंड के ऊपर उन्हें भेज दिया है। तो देखिए, ये अपना बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश को अगर देखा जाए तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो ये अपना वेस्ट पाकिस्तान था, और ईस्ट पाकिस्तान था ये। और 1971 या 4 के आसपास में इसको पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश बनाया। और ये अपना अरुणाचल प्रदेश, ये आसाम, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये इन्हों सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, अपनी जो शेड्यूल 6 है ना, शेड्यूल अनुसूची, एक मिनट इसको से लिखता हूँ, अनुसूची 6, अनुसूची जो अपना जो ये 6 है ना, उसके अंदर 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से, ATMM, अपना ये अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इनके अंदर प्रोविज़न है किसके लिए है, तो ये अपनी ये जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं इनके लिए। तो ये
ये भी याद रखिएगा कि अपना जो अनुसूची 6 है उसके अंदर कितने राज्य आते हैं, तो 4 आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। अगर इन राज्यों के अंदर जाना है तो हमें वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यह तो अपने देश का ही है, लेकिन इनर परमिट इनको मिला हुआ है, ठीक है। आज जो है वो अपने मिजोरम को भी मिल गया है, सॉरी मिजोरम नहीं, मणिपुर को भी मिल गया, अमित शाह वहाँ पर गए थे। तो जैसे कि जैसे कि अगर हम, जैसे कि मैं राजस्थान से हो, तो अगर मुझे गुजरात में जाना हो तो मुझे वहाँ के सरकार से जो है वो परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। बट जो ये 4 अनुसूची के अंदर आने वाले जो देश हैं, सॉरी जो अपने स्टेट है, जैसे कि आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया, वहाँ पर जाने से पहले हमें वहाँ की सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। ये एक एडिशनल फैक्ट इसे याद रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं, कंट्रोल प्रोसेसर यूजर इसका पूरा नाम है। अगला कि साउथ अमेरिका के कौन से 2 देश है जो चारों ओर भूमि से घिरे, यानी कि वो कौन से 2 देश है जो लैंडलॉक है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री बतानी है हमें। यानी कि लैंडलॉक बोले तो ऐसी कंट्री होती है जो चारों तरफ भूमि से गिर जाती है, ठीक है। तो वो तो है बोलीविया और पराग्वे। मैप में देखते हैं हमें, तो देखिए ये है अपना साउथ अमेरिका, और यहाँ पर ही पाई जाती है एंडीज पर्वतमाला, ये भी याद रखिएगा। तो ये देखिए ये रहा बोलीविया और ये अपना अपना ये पराग्वे, ठीक है। क्या नाम था, मैं भूल गया खुद, इंग्लिश, पेराग्वे अजीब नाम है। तो बोलीविया और पेराग्वे 2 लैंडलॉक कंट्री है किसकी, साउथ अमेरिका की। और इसके ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, शायद मैं मैप लाया हूँ, देखते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका, हाँ ये रहा, चलो उसी से समझते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। देखिए तो ये है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो देखिए साउथ अमेरिका, सॉरी अपना ये नॉर्थ अमेरिका और अपना ये साउथ अमेरिका, इन दोनों के बीच में जो है वो कौन सी संधि है, तो पनामा स्ट्रेट है, पनामा जल संधि है, ये याद रखिएगा आप, जल संधि, ठीक है। पनामा जल संधि के द्वारा ये एक दूसरे से अलग होते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अगर बात की जाए, हम एशिया के अंदर रहते हैं, तो देखिए उत्तरी अमेरिका और एशिया को कौन सी जो है वो जल संधि अलग करती है, तो वो याद रखिएगा बेरिंग जल संधि है, वो उत्तरी अमेरिका और जो एशिया को जो है वो अलग करती है। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कौन करती है, तो पनामा जल संधि। अगर बात की जाए पर्वतों की, तो जो अपनी एंडीज पर्वतमाला वो कहाँ पाई जाती है, तो साउथ अमेरिका में, और रॉकी पर्वतमाला पाई जाती है अपनी नॉर्थ अमेरिका में। ये कुछ फैक्ट है जिसे आप याद रखिएगा। और अगर बात की जाए और इसकी, तो देखिए जो अपनी क्या कहते हैं वो इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री है ना, वो यहाँ से गुजरती है 0 डिग्री, ठीक है। तो जिस भी देश से 0 डिग्री गुजरती है, वहाँ पर जो है हर, यानी कि रोज़ रात को, यानी कि एवरी डे वहाँ पर जो है ना रोज़ बारिश होती है। इसलिए यहाँ पर अमेजन फॉरेस्ट, यानी कि अमेजन के जंगल पाए जाते हैं, कहाँ पे, अपने साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील के अंदर। तो 0 डिग्री यहाँ से गुजरती है। और एक और देखिए कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट, यानी कि ऐसा कौन सा द्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है, तो वो है अपना अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर से 0 डिग्री अपने भूमध्य रेखा, कैंसर रेखा और मकर रेखा, यानी कैप्रिकॉन, कैंसर और ये अपनी भूमध्य रेखा, तीनों लाइनें गुजरती है। तो एक लौता कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो है अपना अफ्रीका। और साउथ अमेरिका से कौन सी गुजरती है, तो 0 डिग्री। ओके, अगला ये मैप है, बोलीविया और पराग्वे 2 ही ऐसे देश है नॉर्थ अमेरिका के जो लैंडलॉक है, सॉरी साउथ अमेरिका। अगला देखिए ये वो है, ये वो जल संधि है, ठीक है। तो इनकी बात की जाए तो ये ऊपर वाला तो है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका। ये देखिए कौन सी है ये वाली, तो ये है पनामा जल संधि, ठीक है। यहाँ पर है आइसोलेट पॉपुलेशन इस्थमस। अगला है कि सेरिकल्चर में किसका पालन होता है, तो देखिए रेशम का उत्पाद होता है, उसे क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। अगर पूछ ले एपीकल्चर, तो एपीकल्चर, यानी कि एपीकल्चर किसे कहते हैं, तो मधुमक्खी, यानी कि मधुमक्खी की अगर हम खेती करते हैं तो उसे कहते हैं एपीकल्चर। और सेरिकल्चर के अंदर क्या आता है, तो रेशम, ठीक है। तो याद रखिएगा एपीकल्चर से रखना मधुमक्खी पालन और सेरिकल्चर से रेशम उत्पाद। अगला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किन बैंक का विलय किया है, तो एक तो है विजय और देना बैंक। अब ये प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है कि
देना बैंक और विजय बैंक को किस बैंक में विलय किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है या तो एमडी और सीईओ दोनों एक ही है, जय कुमार, पीएस जय कुमार, ये इसको याद रखिएगा। ये करंट के क्वेश्चन है। अब देखिए कि वायरस से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है, यानी कि वायरस से जो डिजीज होती है वो कौन कौन सी है। तो देखिए पहली है चिकन पॉक्स, जब हमारे राजस्थान में तो कहते हैं कि माता जी निकल गए, वो उस तरीके का होती है, वो उसे कहते हैं चिकन पॉक्स। फिर है रूमाल पॉक्स, फिर है खसरा जिसे मिजल्स कहते हैं, पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस, डेंगू और एड्स। ये जो डिजीज है किससे होती है? वायरस से होती है। तो इसी तरीके को क्वेश्चन आया था कि बताइए कि कौन सी वायरस से होने वाली डिजीज है। तो देखिए चिकन पॉक्स भी है, स्मॉल पॉक्स भी है, खसरा यानी कि मेजल्स, और ये वायु से होने वाली है, यानी कि इसका स्रोत कौन सा है? तो वायु है। पोलियो की बात करें तो ये जो दूषित भोजन होते हैं, जो 3 या 4 दिन के पड़ा हुआ भोजन होता है, अगर वो खाते तो उससे पोलियो। फिर रेबीज है, और रेबीज किससे होती है? तो देखिए कुत्ते के काटने से होती है रेबीज, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। अगर मान लो कि किसी ने बाई चांस बहुत कम को होती है, किसी को कुत्ते को कुत्ते ने किसी को काट लिया तो उसे रेबीज तो होती है, एंड उसे हाइड्रोफोबिया भी होती है। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि हमें पानी से डर लगता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हाइड्रोफोबिया भी एक कौन सी है? तो वो भी एक वायरस से होने वाली डिजीज है, और रेबीज भी इसी से होती है, यानी कि कुत्ते के काटने से होती है। फिर है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो गंदा पानी होते हैं वो पीते हैं तो उससे होने वाली है बीमारी है। फिर है डेंगू, डेंगू भी एक वायरस डिजीज है, और ये किससे होती है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो हमें काटती है तो उसका जो सलाइवरी होती है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करती है, तो जिससे ये डेंगू होता है। फिर है एड्स यानी कि HIV, ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये दूसरी ड्रग से होता है। मान लो किसी बंदे में एड्स है और किसी और के ऊपर उसने ब्लड दे दिया और किसी के ऊपर किसी ने चढ़ा लिया, तो उससे भी एड्स होता है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो जिसको भी एड्स होता है ना, उसके अंदर जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल जब हमें जितनी भी डिजीज होती है उससे प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। अगला कहाँ गया, गायब हो गया क्या? अच्छा हाँ, ये रहा। खेलो इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो देखिए असम में हुआ था, गुवाहाटी। लेकिन एक बात याद रखिए कि असम की राजधानी गुवाहाटी नहीं है। देखिए खेलो इंडिया पहला कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में, ये दिल्ली में पहला हुआ था। फिर अपना पुणे के अंदर दूसरा, फिर असम यानी कि गुवाहाटी के अंदर हो गया अपना तीसरा, और अब चौथा कहाँ पे होने वाला था? ये होगा पंजाब के अंदर, ठीक है। देखिए अगला कि URL का पूरा नाम कौन सा है? ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका पूरा नाम है। अगला है कि पानीपत का दूसरा बैटल कब हुआ था? तो देखिए पानीपत की पहली लड़ाई देखें तो वो हुई थी अपनी 1526 में हुई थी। किन के बीच में हुई थी? तो देखिए बाबर वसीस लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो बाबर और लोदी के बीच में हुई थी 1526 के अंदर, और 1556 के अंदर हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। ये हेमू अकबर के पापा नहीं है, ठीक है, वो था हुमायूं, वो है हेमू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1556 के अंदर सेकंड बैटल हुआ था पानीपत का, और 1526 के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था? ये किन के बीच में हुआ था? तो बाबर और लोदी के बीच में। इसी से ही जो है वो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो बाबर जो है वो अकबर का दादाजी है, याद रखिएगा। अगर बात करें बाबर के लड़ाई की इंपॉर्टेंट, तो देखिए 1526 के अंदर कौन सा हुआ था? बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, पानीपत। अगर बात की जाए 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। अगर बात करें 1528 की, तो ये अपना हुआ था ये 1525 का चंदेरी का युद्ध, ठीक है, चंदेरी का युद्ध। और हम अंतिम बात करें 1529 की, तो वो हुआ था घाघरा का युद्ध, ठीक है, घग्गर का युद्ध कहते हैं। लेकिन ठीक है, तो इसकी अगर ट्रिक की बात की जाए तो ये है कि बाबर ने पान खाकर चांदनी रात में घाघरा पहना, ठीक है, बाबर ने पान खाकर चांदनी रात में घाघरा पहना। ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। अगला है कि कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के अंदर है ये। अगला देखिए
कि गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो गोबी है मंगोलिया के अंदर। मंगोलिया का बॉर्डर किससे लगता है, तो चाइना, चाइना के ऊपर है मंगोलिया, फिर है रसिया, ठीक है। तो गोबी डेजर्ट कहाँ पर स्थित है, तो मंगोलिया के अंदर है। अगला अगला है अपना श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा। 1 सेकेंड। तो देखिए श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा जो है वो कौन सा है, जोजिला दर्रा है, जोजिला पास है, ठीक है। अगर बात करें हम अगर करंट की, तो देखिए अटल टनल, अब अटल टनल की बात करें तो ये खबरों में था, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इसकी लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ये स्थित है। और किसको जोड़ेगा, तो जो अपना ये मनाली को लेह में जोड़ेगा, लेह में, ठीक है। और अटल टनल कहाँ पर स्थित है, तो रोहतांग के ही अंदर है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अटल टनल का कितनी डिस्टेंस है, तो 9.02 किलोमीटर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मनाली को लेह से जोड़ेगा। देखिए अगला अगला है कि बीमस्टेक, बीमस्टेक के अंदर कितने क्वेश्चन आया होगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सा बीमस्टेक का सदस्य नहीं है। तो बीमस्टेक के अंदर अपना भारत है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, नेपाल है और बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये कुल ये देश है बीमस्टेक के अंदर। अगर बात करें बीमस्टेक की, तो 1997 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। एक जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यानी कि अगर मान लो कि इन देशों के अगर व्यापार अगर भारत में आती है, यानी कि भारत के अंदर कोई गाड़ी आती है उनके देश की व्यापार करने के लिए, तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, टोल टैक्स, ठीक है। तो नहीं तो क्या लगता है, टैक्स लगता है। अगर मान लो कि पाकिस्तान से कुछ प्रोडक्ट है वो भारत के अंदर आए, तो इसके ऊपर बॉर्डर टैक्स यानी कि सीमा शुल्क लगता है। लेकिन इन देशों को नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने एक कन्वेंशन किया हुआ है कि आप हमारे देश में आइए और बेचिए, हम टैक्स नहीं लेंगे और आप भी हमें टैक्स नहीं दीजिएगा, ठीक है। अगला है कि यूएन के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो देखिए अब प्रश्न आया होगा कि बताइए कि यूएन के स्थायी सदस्य कौन है। तो देखिए रसिया है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, चाइना है और फ्रांस है। अब देखिए जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तब बहुत से देशों की हालत ख़राब हो गई थी, ये स्टोरी मैंने सुनाया था। तो देखिए तो सभी देशों ने मिलकर एक यूएन की स्थापना की, एज कि हम आज से लड़ाई वगैरह नहीं करेंगे, अपने देश के ग्रोथ की बातें करेंगे। तो यूएन की स्थापना हुई थी अपनी ये 24 अक्टूबर 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन की। और अगर बात की जाए कितने देश आते हैं, तो 193 देश आते हैं, 193 देश आते हैं, जिसमें स्थायी सदस्य कितने हैं, 5 है। रसिया है, ब्रिटेन है, देखिए रसिया, ब्रिटेन, यूएसए, चाइना और फ्रांस। लेकिन भारत इसका जो है स्थायी सदस्य नहीं है, वो इसी के अंदर 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो भारत कौन सा है, तो भारत अस्थायी सदस्य इस बार भारत का चुना हुआ है, जो यानी कि भारत इस बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। लेकिन जब इस बार जो मीटिंग हुई थी 24 अक्टूबर को, तो मोदी जी ने कहा था कि हमें भी जो है स्थायी सदस्य का दर्जा दीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि अब देखिए, अब मान लो ये देश है, अब ये कितने देश है, स्थायी सदस्य कितने हैं, 5 है। अब मान लो कि कल को अगर जो है, अगर मान लो कि अपना क्या कहते हैं कि हाँ किसी कारणवश जो है चाइना ने जो पाकिस्तान जो हाँ चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, तो भारत भी अपने बचाव में जो अटैक करेगा। तो मान लो कि अगर अब चाइना यूएन में जाएगा और कहेगा कि भारत ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, आप जो है यूएन की सेना भेजिए उनको उनके ऊपर, तो इसके अंदर वीटो पावर होती है। अगर मान लो इनमें से दो देश ने मना कर दिया, किसी भी दो देश ने कि हम जो है भारत के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरेंगे, तो जो है चाइना की बात नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। तो ये इनके पास वीटो पावर होता है। अगर मान लो कि अब भारत की स्थायीता की बात की जाए कि भारत को ही जो स्थायी सदस्य बनाया जाए, इंडिया को और जो है अपना जापान को, तो चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि अगर भारत को बना रहे हो तो पाकिस्तान को भी आप स्थायी सदस्य बनाओ। तब अगर भारत की बात की जाए, तो भारत ने जो है नाटो फोर्सेस के अंदर बहुत सारा अपना योगदान दिया है। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, 2 हुआ, तो सबसे ज़्यादा सैनिक जो है हमारे भारत के ही शहीद हुए थे। तो भारत कहता है कि अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जनसंख्या में दूसरे स्थान पे आता है, इकोनॉमिक्स में भी है। यानी कि अगर बात की जाए फिलहाल की, तो भारत जो है विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब 2019 के कारण ब्रिटेन को हमने ओवरटेक कर लिया था, यानी कि 2019 में 5वें पे थे, अब वर्तमान में 6 नंबर पर है। तो जब बात की जाती है भारत के स्थायित्व की, तो चाइना कहता है कि इसे पाकिस्तान को भी बनाइए,
ठीक है। तो इनके पास क्या होती है, वीटो पावर होती है। कुल मिला के 5 तो होते हैं स्थायी सदस्य, 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। देखिए अगला कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कलहण जी है इस पुस्तक के लेखक है। देखिए अगला कि सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, ये 2014 का करंट का क्वेश्चन है। तो कब स्टार्ट हुई थी, तो 2014 के अंदर। ओके। अगला अगला जो क्वेश्चन है कि सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर है, तो केरल के अंदर है। और देखिए केरल से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो वहाँ के जो गवर्नर है और वहाँ के जो आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर और वहाँ के जो सीएम है, उनके बीच में डिस्प्यूट हो चुका है। क्योंकि जो आप न्यूज़ में आपने सुना भी होगा कि केरल के जो गवर्नर है उन्होंने वो क्या, यानी कि आप याद रखिएगा कि गवर्नर और वहाँ के सीएम के नाम। अगला अगला है कि पर्यावरण अधिनियम कब बनाया जाता है, तो 1986 के अंदर पर्यावरण अधिनियम बनाया जाता है। ठीक है। और अगर पूछ ले कि इसकी थीम क्या थी इस बार की, तो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। ठीक है, ये इसकी थीम थी। कब मनाया जाता है, तो 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आ गया, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं। और जो थीम थी वो क्या है, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। अगला जो प्रश्न ये रहा हमारे सामने कि देखिए मंगल मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो देखिए 2014 के अंदर मंगल मिशन लॉन्च हुआ था। अगर बात करें चंद्रयान फर्स्ट की, तो ये हुआ था अपना अपना 22 अक्टूबर 2008 को। अगर बात करें चंद्रयान 2 की, तो वो हुआ था 22 जुलाई 2019 को। ये डेट याद रखिएगा, चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर, चंद्रयान 2 2019 अक्टूबर और जुलाई, इसको याद रखिए। अब जो अगला क्वेश्चन है कि साउंड वेव किस में से नहीं गुजरती, यानी कि जो ध्वनि तरंगे है वो किस में से नहीं गुजरती है, तो निवार्त यानी कि वैक्यूम में से नहीं गुजरती है। देखिए अब जो वेव होती है वो 2 तरह की होती है, कौन कौन सी होती है, तो इस चार्ट के जरिए हम समझते हैं। तो देखिए द 2 कैटेगरी ऑफ वेव, देखिए 2 तरह की होती है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक होती है मैकेनिकल वेव। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि जो जो सनलाइट है उसको आने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो साउंड वेव होती है उनको गति करने के लिए जो किसी की एक माध्यम की ज़रूरत होती है। जैसे कि जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर से साउंड निकलती है, तो जब हम निकलती है तो हमारा गला क्या होता है, वाइब्रेट होता है, तो उसे एक माध्यम की ज़रूरत है। लेकिन जो सनलाइट को किसी भी तरह के माध्यम की ज़रूरत नहीं है। सनलाइट जो है निवार्त में भी गुजर सकती है। निवार्त यानी वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पर ना हवा होती है, कुछ भी नहीं होता, एकदम खाली शून्य स्थान, वहाँ से भी लाइट गुजर सकती है। ठीक है। अब मान लो कि वैक्यूम में अगर हम चले गए तो हम बोलेंगे तो हमारी आवाज़ भी नहीं आएंगी। तो चलिए देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 टाइप की होती है, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक होती है मैकेनिकल वेव। तो देखिए मैकेनिकल वेव में कौन कौन से आते हैं, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसफर। बात की जाए लॉन्गिट्यूडनल में कौन आता है, साउंड वेव आती है, और वाटर वेव आती है ट्रांस वेव में। बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जिन्हें किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, तो लाइट होगी, माइक्रोवेव हो गया, इन्फ्रारेड होगी, एक्सरा रे, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव, इन्हें किसी भी तरह के एक जगह से दूसरा स्थान पर जाने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं, लेकिन साउंड को चाहिए। अगर बात करें कि ध्वनि की स्पीड कब ज़्यादा होती है, तो गर्मियों में जो है ध्वनि की स्पीड ज़्यादा होती है, और अपनी सर्दियों के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है। और हम देखें कि जो फ्रीक्वेंसी यानी कि पिच, ये भी प्रश्न आ सकता है। एक क्वेश्चन आया था CHSL में कि जो क्या कारण है कि जो लड़कियों की आवाज़ है वो पतली होती है और जो लड़के होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी मोटी होती है। तो देखिए कारण सिंपल है कि देखिए पिच होती है ना, पिच लड़कियों की ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू मेल, यानी कि फीमेल की ज़्यादा होती है और मेल की कम होती है। यानी कि लड़कों की भारी आवाज़ क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर पिच है ना वो कम होती है और फीमेल में ज़्यादा होती है। यही कारण है कि जो ठीक है कि जो फीमेल होती है उनकी जो आवाज़ थोड़ी पतली होती है और मेल की आवाज़ थोड़ी मोटी होती है, ये याद रखिएगा। तो 2 टाइप में आती है अपनी अपनी ये इलेक्ट्रो वेव, 2 टाइप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव। वेव कितने प्रकार की है, 2, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है। अगर बात की जाए मैकेनिकल, वापस 2 टाइप में है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर साउंड वेव और ट्रांसफर में वाटर वेव। अगर बात की जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, जिन्हें किसी भी तरीके की जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं है, और इन्हें एक तरीके से क्या कहते हैं, ट्रांसवेव। ट्रांसवेव कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लाइट, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट और रेडियो। ठीक है। सो आई होप सो यू लाइक दिस
अजी बाकी सॉरी बाकी है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन अपने क्लास का। हाँ ठीक है, तो लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है, मैक्सिमम सीटें कितनी है, अब तो 52 552 सीटें हैं वर्तमान में लोकसभा के अंदर। अगर बात की जाए लोकसभा में, लोकसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो वो होता है स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। किस आर्टिकल में कहा है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान के अंदर जो आर्टिकल 93 है उसमें लिखा गया है कि जो लोकसभा के अंदर स्पीकर होगा, तो स्पीकर के लिए कौन सा आर्टिकल है, 93। वर्तमान में अगर बात की जाए कि वर्तमान के अंदर लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला जी है। ठीक है, ओम बिरला। कहाँ से इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी यानी कि कहाँ से इनका निर्वाचन हुआ है, तो वो है अपने राजस्थान कोटा से। आर्टिकल 93 अकॉर्डिंग टू द स्पीकर लोकसभा का चेयरमैन होता है। अगर बात की जाए लोकसभा के लिए आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 81 है लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए कौन सा है, आर्टिकल नंबर 80। और अपनी जो पार्लियामेंट है संसद, उसके लिए है आर्टिकल नंबर 79। पार्लियामेंट को हमने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट को लिया है। जो वर्तमान की जो पार्लियामेंट है उसको किसने बनाया था, तो अपना बेकल और ल्यूटन ने बनाया था। कब बनना स्टार्ट हुई, 1921, और कब बनकर तैयार हुई थी, 1927। और वर्तमान की जो नई संसद बन रही है वो त्रिकोण के अंदर बनने वाली है, 2022 में बनेगी। और टाटा कंसल्टेंसी को इसको जो इस प्रोजेक्ट का ठेका दिया है। ओके, सो देखिए ये थी अपनी आज की लास्ट क्लास, इसी यहीं पे करते हैं एंड। और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, और इंग्लिश चैनल अपनी जो ये चैनल है इंग्लिश पढ़े, इसका नाम है इंग्लिश इज ए न्यू चैनल, इसे क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हम, और हमसे जुड़िए। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।